डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है कि वी विल डू इट अगेन, यानी हम ईरान के ऊपर फिर से हमला करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर अपने उन्होंने ये धमकी दी है, जिसको क्रेडल ने पब्लिश किया। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि एटॉमिक जो बातचीत होने वाली है उसमें ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान का बयान ये आया है कि किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम जीरो एनरिचमेंट करेंगे या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यानी वो जो तनातनी है, कल की भी खबर मैंने आपको दी थी कि इजराइल के आर्मी चीफ ने साफ साफ कहा था कि हम ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। अब ट्रंप ये धमकी दे रहा है। इसका सब मिलाजुला के मतलब यही है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति को लेकर कोई बड़ी बात, कोई बड़ी उम्मीद करना बेकार है। कभी भी एक नई जंग शुरू हो सकती है। अभी जो जंगें चल रही हैं, चाहे वो सीरिया में जो बवाल चल रहा है या फिर गजा में सीज फायर को लेकर जो खबरें आई हैं, वो सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गजा से काफी सारी अपडेट्स हैं, कई सारी नई और इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, लेकिन उसके पहले सीरिया पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सीरिया को लेकर लगातार मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है। सीरिया के ऊपर इजराइल ने अटैक किया था, जिसके बाद खबर यह आई थी कि अमेरिका इस अटैक से बहुत नाराज है। मैडमैन तक कहा गया था नेतन्याहू को। अब आप देखिए, जहां गजा पे पूरा अरब वर्ल्ड खामोश बैठा है, हालत यह है कि बगल के जॉर्डन में इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल हो रहा है। गजा में लोग लगातार भूख से मर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों के भूख से मरने की खबर है। वहां पर इमदाद नहीं पहुंच रही है। और बगल के जॉर्डन में चल रहा है इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल। अगस्त में होना है। इनफैक्ट इसको लेकर प्रचार अभी चल रहा है। दुनिया भर के पोस्टर जारी किए गए हैं, मेनू जारी किए गए हैं, सारा कुछ किया गया है। जॉर्डन के लोगों ने ही, जॉर्डन के यूजर्स ने ही अपनी सरकार को जबरदस्त ट्रोल किया है और कहा है कि जब फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही फलस्तीन के लोगों को, उस समय इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल कराने का क्या मतलब है। लेकिन ये जो बेहिसी है, ये जो आप कह सकते हैं क्रूरता है, ये अरब वर्ल्ड में नई नहीं है। कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया में भी एक बड़ा फेस्टिवल हुआ था। ये सब वहां पर होता रहता है। किसी को, जो मैं कहना चाह रहा था कि गजा की किसी को चिंता नहीं है, लेकिन आप सीरिया की चिंता देखिए। सऊदी अरबिया सीरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा इवेंट करने जा रहा है, ताकि सीरिया में जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सके, जिसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरबिया खुद ही इन्वेस्ट करेगा। टर्की कह रहा है कि अगर इजराइल ने सीरिया को कई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की तो हम इंटरवीन कर सकते हैं, यानी अपनी आर्मी भेज सकते हैं। एक एक्स आईएसआईएस आतंकवादी जोलानी की सरकार को बचाने के लिए सऊदी अरबिया, टर्की सब तैयार हैं। आर्मी भेजने के लिए कोई तैयार है, कोई पैसा भेजने के लिए तैयार है। और यह सब भी कब हो रहा है? यह सब तब हो रहा है जब सुवैदा से खबरें आई हैं कि वहां से बेडोविन्स की फैमिली को, यानी अरबों के परिवारों को, अरबों की फैमिलीज को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। यानी सुवायदा में इजराइल के भेजे हुए जो द्रूज आतंकवादी हैं, वो अपना काम कायदे से कर रहे हैं, अरबों की हत्या कर रहे हैं। आप अरबों को बुला रहे हैं, वापस बुला रहे हैं बचाने के लिए। ये सारा कुछ हो रहा है और इसके बावजूद टर्की तैयार है पैसा देने के लिए, हथियार देने के लिए, यहां तक कि हमला भी करने के लिए, आर्मी भेजने के लिए। सऊदी अरबिया तैयार बैठा है सीरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यूएई तैयार बैठा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अमेरिका आराम से उसके ऊपर से सैंक्शन हटा रहा है। और टर्की और सऊदी अरबिया और यूएई अगर सीरिया की मदद कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है। अमेरिका अपना पैसा तो खर्चा नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है कि अरब वर्ल्ड जो है वो सीरिया में पैसा खर्चा करे, क्योंकि जोलानी ट्रंप के सामने पूरी तरह से झुकने को तैयार है। तो फिलहाल सीरिया में ये हाल है। सीरिया में कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहा। अलवाइड्स के खिलाफ वहां पर जबरदस्त अभियान चला, हत्याएं हुई। और अब यह खबर आ रही है कि अलवाइड्स की मौत जो हुई थी, अलवाइड्स को जो मारा गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है सामने। वो रिपोर्ट डिस्कस हो रही है, लेकिन सब जानते हैं कि मारने वालों ने ही रिपोर्ट बनाई है, मारने वाले ही रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां कुछ नहीं होना है। सीरिया को किसी तरह से बचा लेने के लिए अमेरिका, सऊदी अरबिया, ये सारे लगे हुए हैं
इजराइल को एक अच्छा खासा हिस्सा जमीन का मिल चुका है सीरिया से, वो और भी जमीन कब्जा कर लेगा। जोलानी उस पर कुछ नहीं बोलेगा और अरब वर्ल्ड जो है वो एक तरफ इजराइल के सामने झुका रहेगा, दूसरी तरफ गजा पर खामोश रहेगा और तीसरी तरफ सीरिया को पैसा, हथियार, सब कुछ देगा ताकि वो इजराइल के लिए मुफीद अड्डा बन सके। जहां सीरिया से यह खबर है, वहीं गजा को लेकर बहुत सारी खबरें आई हैं। भूख और मौत की खबरें सुनाते सुनाते तो कई बार थकन होने लगती है, कई बार खुद को बुरा लगता है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी सिर्फ हंगर की वजह से, भूख की वजह से मर चुके हैं क्योंकि वहां इमदाद नहीं पहुंच रही। कल के कल 20 गजा में रहने वाले 20 लोगों की भूख से मौत हुई है। औरतें, बच्चे, बूढ़े लगातार भूख से परेशान हैं, भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर से एड नहीं पहुंची है, दुनिया भर से इमदाद पहुंची है। इंटरनेशनल एजेंसीज से इमदाद पहुंची है। UNRWA कह रहा है 3 महीने का हमारे पास पूरा सामान है, लेकिन इजराइल उसको बंटने नहीं दे रहा है। ऊपर से कह क्या रहा है कि इमदाद की कोई कमी नहीं है, इमदाद बंट नहीं पा रहा है। भाई, इमदाद बांटने की जिम्मेदारी तो तुमने और अमेरिका ने ली थी, उसके बावजूद इमदाद अगर नहीं बंट पा रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम चाहते नहीं कि वहां पर इमदाद बटे और इसीलिए UN के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि गजा में जो कुछ चल रहा है वो हॉरर शो है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। देखिए, अभी कल की बात है कि इजरायलियों का एक क्रूज जो है वो साइप्रस जा रहा था और उसके बीच में ग्रीस में साइरोस नाम के एक पोर्ट पर इनको रुकना था और 6 घंटे वहां पर मौज मस्ती करनी थी। डिसेम्बार्क कहा जाता है, डिसेम्बार्क वहां पर करना था और 6 घंटे की मौज मस्ती करनी थी। जब ग्रीस के लोगों को पता चला, ग्रीस के एक्टिविस्ट को पता चला कि इजराइल का जहाज आ रहा है, तो बड़ी संख्या में एक्टिविस्ट पहुंच गए पोर्ट पर और उन्होंने फलस्तीन के पक्ष में नारे लगाने शुरू किए। फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन की आजादी, फ्री पैलेस्टाइन, इस तरह के नारे लगाने शुरू किए और इजरायलियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो पोर्ट से उतरकर ग्रीस की जमीन पर पैर रख पाए। तो जो जिस तरह का विरोध कर पा रहा है वो कर रहा है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि गजा के लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। मैं उनसे यही कहता हूं कि आप क्या मदद कर पाएंगे? आप इंटरनेशनल एजेंसीज को पैसा भेजेंगे, आप कोई सामान भेजना चाहेंगे, लेकिन इजराइल जब उस पैसे को, उस सामान को गजा तक पहुंचने ही नहीं देगा तो हम और आप क्या मदद कर सकते हैं? और यह बात, जैसा मैंने कहा, कि अब दुनिया में धीरे 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 फैल रही है और लगातार दुनिया में इजराइल का विरोध बढ़ता जा रहा है, खास तौर से इमदाद के मामले में, खास तौर से भूख के मामले में। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 26 देशों में, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस भी शामिल थे, उन्होंने इजराइल से डिमांड की थी कि जंग तुरंत खत्म की जाए और एड अंदर जाने दी जाए, इमदाद अंदर जाने दी जाए, जिस पर इजराइल ने तुरंत ना कह दिया था, मना कर दिया। अब अगर आप आज की खबर देखें तो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डेविड लेमी, विदेश मंत्री आप उनको कह सकते हैं, उनका थोड़ा कड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हो रही है उसको देखकर यूके इज सिकनिंग, मतलब उसको देखकर बीमार जैसा महसूस कर रहे हैं जो कुछ गजा में हो रहा है। और साथ में कहा है कि हमारे पास सारे एक्शंस के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। कौन सा एक्शन लेंगे आप? बातें 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 बातें। पिछले 2 साल से गजा के लोग और दुनिया के लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे बातें सुन रहे हैं। कौन सा एक्शन लेंगे आप? क्या आप हथियार भेजना बंद कर देंगे? क्या आप इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे? क्या आप इजराइल के साथ व्यापार बंद कर देंगे? क्या इजराइल के जो जेनोसाइड के आरोपी आर्मी ऑफिसर्स और बाकी सब हैं, नेता हैं, उनको अपनी कंट्री में आना आप बंद करेंगे? क्या इजराइल के एम्बेसडर को इंग्लैंड से निकालने की हिम्मत आप कर पाएंगे? अगर ये सब नहीं कर पाएंगे तो इन सब सूखे बयानों का कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे ही जो EU की चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेयन, पहली बार उन्होंने फलस्तीन के फेवर में कोई बयान दिया है। पहली बार फलस्तीन की भुखमरी पर उन्होंने कोई बयान दिया है कि कैसे वहां पर इजराइल ने जबरदस्ती ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे लोग भूख से मर रहे हैं। ये वही उर्सुला हैं जो हमेशा इजराइल के सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस के राइट को बचाती रही हैं और इजराइल की हर हरकत पर पर्दा डालती रही हैं। जब उन्होंने ये ट्वीट किया, मुझे ट्वीट दिखा तो मैंने नीचे लिखा कि ये जो क्राइम है, ये जो अपराध हुआ है
ये जो वार क्राइम हुआ है गजा के अंदर, इसके लिए आप बराबर की जिम्मेदार हैं, उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना इंग्लैंड जिम्मेदार है, जितना अमेरिका जिम्मेदार है, जितना ज्यादातर यूरोप जिम्मेदार है, जितना सारी दुनिया जिम्मेदार है जो इजराइल के जुल्मों पर लगातार न केवल खामोश रही है बल्कि उसको सपोर्ट करती रही है। आप ही लोग तो हथियार देते रहे हो, आप ही लोग इतने सबके बावजूद इजराइल के साथ ट्रेड डील तक कैंसिल करने को तैयार नहीं हो, व्यापार तक रोकने को तैयार नहीं हो, लगातार हथियार भेज रहे हो, पैसे भेज रहे हो, हर तरह से मदद कर रहे हो। जो लोग गजा में मारे जा रहे हैं उनकी गर्दन पर जो चाकू है वो तुम्हारा भेजा हुआ है। जो घर तोड़े गए हैं, जो मसाजिद तोड़ी गई हैं, जो वहां के अस्पताल तोड़े गए हैं, जो वहां की यूनिवर्सिटीज तोड़ी गई हैं, वो तुम लोगों के भेजे हुए बम से तोड़ी गई हैं। फिर इस क्राइम में तुम कैसे नहीं शामिल हो? लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद ये सारे सवाल रहेंगे। एक बात बिल्कुल तय है कि पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे ये माहौल बनने लगा है कि जंग रुके ना रुके, सीज फायर हो तो बहुत अच्छी बात है। सीज फायर को लेके भी काफी अपडेट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि गजा के अंदर एड पहुंचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, यह थोड़ा सा आश्चर्य पैदा करने वाली है लेकिन हकीकत है। मैंने भी जब न्यूज़ देखा तो कई बार उसको कंफर्म किया कि यह सच्चाई है या फिर एआई वगैरह है। तेल अवीव के अंदर पिछले 3-4 दिनों से लगातार जुलूस निकल रहा है गजा के फेवर में। और ये जुलूस अरब नहीं निकाल रहे, ये जुलूस इजराइल के यहूदी निकाल रहे हैं गजा के फेवर में। जी आपने बिल्कुल सही सुना, थोड़े से लोग ही हैं, 2-4-5 हजार ही मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, लेकिन उनमें से भी कुछ हजार लोग सड़कों पर आए और उन्होंने इस बात को लेकर आवाज उठाई, इस बात की मुखालफत की कि गजा के लोगों को भूख से मारा जा रहा है, वहां इमदाद पहुंचने नहीं दी जा रही है। दुनिया का कट्टर से कट्टर मुल्क हो, बुरा से बुरा मुल्क हो, लेकिन वहां भी कुछ लोग होते हैं जिनमें इंसानियत जिंदा होती है। कई बार डर के मारे सड़क पर नहीं आते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है और वो भी सड़क पर आकर, अभी तक जब भी इजरायली सड़क पर आए तो उन्होंने सिर्फ अपने होस्टेजेस के रिलीज की बात की कि हमारे जो लोग अगवा हैं, हमारे जो लोग हमास के पास बंधक हैं, उन लोगों को रिहा किया जाए। लेकिन यह पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में 10-20 लोग तो दिखते थे, लेकिन हजारों की संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर यहूदी आकर यह डिमांड कर रहे हैं कि गजा के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उसको रोका जाए। यह एक बड़ी खबर है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। न्यूयॉर्क में भी तमाम बंदिशों के बावजूद कल एक बड़ा जुलूस निकला है गजा के फेवर में। बाकी दुनिया में तो निकल ही रहा है। ये 2 जगह इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि चाहे वो ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, जो लोग फलस्तीन के समर्थन में खड़े होते हैं उनके खिलाफ बुरा एक्शन लेते हैं। इस एक्शन के डर के बावजूद अगर लोग सड़क पर आ रहे हैं तो समझ में आता है कि कितने ही लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन उनके सीने में भी यह आग दहक रही होगी, उनके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। दुनिया के तमाम मुल्कों से ऐसी अपीलें भी हो रही हैं। अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बयान जारी किया और ट्रंप से मांग की कि इस जंग को जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए, ये जो कुछ चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए। और यही सारा प्रेशर जो सारी दुनिया से पड़ा है, यही वजह है कि अचानक सीज फायर को लेकर, सीज फायर की बातचीत को लेकर तेजी आती हुई दिख रही है। खबर यह आई है कि विटकॉफ जो स्पेशल एनवाय हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, वो जा रहे हैं रोम। और बराक डेविड ने यह खबर ब्रेक की थी, उसके बाद कई सारे अखबारों में यह खबर आई। रोम में उनकी मुलाकात दोहा के नेगोशिएटर से होगी, यानी हमास के नेगोशिएटर जो हमास की तरफ से बात करने गए हुए हैं उनसे भी होगी, और जो इजराइल की तरफ से बात करने गए हैं उनसे भी होगी। इसके ठीक पहले खबर यह आई कि नेतन्याहू ने अपने इजरायली नेगोशिएटर से जो दोहा में है इस समय फोन पर बात की। नेतन्याहू इस समय बीमार है, वो अस्पताल में पड़ा है। अब सच में बीमार है या नहीं है ये हम नहीं जानते, क्योंकि बीमारी का जो बहाना है वो कोर्ट में न जाना पड़े, इसके लिए शायद इस्तेमाल किया गया है। खैर, जो खबर है वो ये कि उसने भी बात की, जब उसको खबर आई कि विटकॉफ जाने वाला है रोम और रोम में दोनों तरफ के नेगोशिएटर से मिलेगा, तो उसने भी बात की है। विटकॉफ का पूरा मामला यह है कि उसने कहा है मैं दोहा आने को तैयार हूं, लेकिन मैं दोहा तभी आऊंगा जब फाइनलाइज बातचीत बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगी। तो अब जब वो रोम जा रहा है और खबर आ रही है कि रोम से वो दोहा जाएगा, इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि जो फाइनल स्टेज की बातचीत है उसमें यह तय
तय हुआ है कि जनवरी में जो सीज फायर हुआ था, जिसके बाद इजराइल की आर्मी जो है वो लगभग सभी अंदरूनी इलाकों से वापस आ गई थी, उस बात पर राजीनामा हो गया है। पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी गजा से बाहर आएगी, बहुत थोड़ी सी आर्मी वहां पर रहेगी। हमास की प्रॉब्लम दो आ रही है। पहली प्रॉब्लम तो उसकी यह आ रही है कि गजा में जो उसके लीडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से लगातार बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, लगातार इवैक्यूएशन कराया जा रहा है, उसके वजह से वो अपने लीडर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो फाइनल जो यस कहना है वो तो गजा में बैठे लीडर्स को ही कहना है, उनसे बात नहीं हो पाने के चलते भी दिक्कत आ रही है। तो मुमकिन है कि अमेरिका इजराइल से कहे कि फिलहाल वहां पर जो कारनामे कर रहे हो उसको रोको, ताकि ये लोग अपने लीडर से बात कर सकें और सीज फायर हो सके। देखिए, इजराइल जो कुछ कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो अपने लोगों का ही कर रहा है। अभी खबर यह आई है कि रोम ब्रेस्लास्की नाम का व्यक्ति जो अगवा किया गया था, उसके जो कैप्टर्स थे यानी उसकी जो देखभाल कर रहे थे लोग, उनके साथ कांटेक्ट टूट गया है। यानी वो कहां है, कैसे है, ये किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं कि वो जिंदा है कि मर गया। जितनी लंबी ये बातचीत चलेगी, उतने कम अगवा किए हुए लोग जो हैं, उतने कम बंधक इजराइल को वापस मिल पाएंगे। ये बात हमास बार बार कहता रहा है। हो सकता है कि यह खबर भी यही प्रेशर क्रिएट करने के लिए फैलाई गई हो कि अगर आप लगातार लड़ाई जारी रखेंगे तो आपके जो कैप्ट्स हैं, आपके जो बंधक हैं, उन लोगों को, आपके जो होस्टेजेज हैं, उन लोगों को बचा पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। क्या है, कैसे हैं, हम नहीं जानते। एक बार फाइनल नेगोशिएशन हो जाएगा, उसके बाद ही यह खबर मिल पाएगी कि कितने होस्टेज असल में जिंदा हैं। इस बीच में एक और खबर आई है कि रमल्ला में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एक लीडर हैं, वो मिले हैं यूएस के एनवाय से। अब यह खबर बड़ी इसलिए है कि अभी तक यूएस के जो एनवाय इजराइल में होते थे, उनको मान्यता नहीं देता था फलस्तीन, तो पीए के लोग उनसे मिलते नहीं थे। ये पहली बार पीए के एक लीडर से मुलाकात हुई है अमेरिका के एनवाय की। तो ये दो बातें कहता है। पहला तो पीए किस हद तक अमेरिका के सामने झुक चुका है, अपनी रीढ़ की हड्डी गायब कर चुका है वो, और दूसरा कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस सीज फायर के पूरे खेल के बाद जो नई सरकार बनेगी, जो सरकार तो क्या ही बनेगी, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, कहीं उसमें पीए के लोगों को शामिल तो नहीं करना चाहता है। पीए की पुरानी डिमांड है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पुरानी डिमांड है कि गजा का एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको सौंपा जाए। अब पीए इजराइल और अमेरिका के सामने जिस तरह से झुका हुआ है, अगर ऐसा होता है तो गजा के और हमास के कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये भी देखना होगा। तो सीज फायर का मामला अभी काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ लग रहा है, लेकिन पहले भी कई बार तेजी से बढ़ता हुआ लगा है और नहीं हुआ है मामला फाइनल। इस बार क्या होगा ये अगले हफ्ते भर में समझ में आएगा। तब तक जो कुछ जैसे होता रहेगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। एक अपील मैं लगातार करता रहा हूं, अगर पॉसिबल हो तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन का बटन दबाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट जो हमारा है या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन है, वहां पर भी हमने लिंक दे दिया है। आपकी जरा सी मदद, आपका जरा सा साथ आना हमारी बहुत बड़ी ताकत बनेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।